अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेर बहस में खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क में सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी गर्मी और गर्मा गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। PMLN अपनी तहरीक पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी भी जवाबन हमले कर रही है। इसी तरह इमरान खान साहब भी फ़ाल से ज़्यादा फ़ाल होते जा रहे हैं। इस के साथ साथ नए सूबों की बहस भी तूल पकड़ रही है। इस सारी बात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर बदर साहब से और PMLN के MNA परवेज़ मलिक साहब से। बदर साहब अस्सलाम वालेकुम। बदर साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है वो बड़ी को बेचारगी का सा लगता है, उसका सूरत हाल पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर कोई लीडर नहीं है, कोई शुतर बेमहार है। तो ये क्या वजह है कि कोई पंजाब ही से सबसे ज़्यादा सीटें और आप थोड़ा सा बेसर सामानी की उसमें लगते हैं। आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पंजाब के सदर भी रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके कोई मोरक़ात हमें समझाएं आप। देखिए, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा मजबूत ही रही है। पंजाब में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो जनरल ज़िया को और बाकी तमाम अपोजिशन जो उसके साथ जा मिली, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तो पंजाब में हुई। पंजाब ही ने मार्शल लॉ जो जनरल ज़िया की थी उसका सबसे ज़्यादा मुकाबला जो है वो पंजाब में हुआ। और जिस वक्त पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर भी भाग गए थे, मिनिस्टर्स भाग गए थे, तंजीमें कई भाग गई थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बहुत डटकर जनरल ज़िया का मुकाबला किया। आपको ये बात मुझसे ज़्यादा इल्म है, आप ये सारी चीज़ें लिखते रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। हम तो जेलों में थे, लेकिन आप बता सकते हैं कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन जो है पंजाब में लेकिन ये तो माजी का किस्सा हुआ ना बदर साहब, आज की बात करें। ये देखें, ये जो हमेशा जो माजी है ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज, ये एक फार्मूला है। तो लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर खामोशी के साथ जो है किसी को कुछ नहीं कह रही और कोई तसादम की सियासत नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है या पार्टी जो है ख़त्म हो चुकी है या पार्टी जो है शुतर बेमुहार है। पार्टी को अगर ये भी समझ लिया जाए तो कल सिर्फ अगर देखें एक दिन में पार्टी ने कल जो यकजहती की है सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ असलम गिल की क़यादत में, वो एक साइजेबल एक लोकल होने के बावजूद साइजेबल रैली थी जो कल की गई है। तो उसमें कोई बड़ा लीडर शामिल नहीं हुआ, कोई लोग भी शामिल नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी लोकल रैली जिसमें तंजीम भी एक अलग थलग बैठी हो, इसके बावजूद हज़ारों कारकुन जो है हज़ारों झंडों समेत सड़क पे निकल आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्रास रूट लेवल पे दम देखिए, नवाज लीग ने भी बहुत बड़ी रैली की। टैक्सला में रैलियों की तो कोई भरमार ही है। नवाज शरीफ जो के अलावा टैक्सला की रैली का लाहौर से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। टैक्सला की रैली जो है ना, वो चौधरी निसार की 2 नशिस्तों पर वो इलेक्शन जीतते जीतते चले आ रहे हैं। पिछले भी उन्होंने 2 लड़े, उन्होंने अपनी उस हल्के को कंसोलिडेट पिछले कई सालों से किया है, कई साल इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। वो उसके नतीजे में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है कि वहाँ पे इतने लोग निकाल सके जितने वो लाए हैं। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी 2 की बात है ना, लाहौर सेंटर है। इसको अगर आप इसका मुआवजा करना चाहते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो भाटी चौक में रैली की जिसमें सारी पंजाब से वो लोग लेके आए, उसके साथ कल की रैली का कंपैरिजन करें तो फिर ये कंपैरिजन किया जा सकता है। परवेज़ मलिक साहब अभी में ज्वाइन करने वाले हैं, जी वो आए, करते हैं तो वो आपके इस का जवाब देंगे जी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का तो शहर है ये लाहौर और आपका भी शहर है लाहौर। थैंक यू। और इसके बावजूद लाहौर में आप भी नशिस्त नहीं अपनी कायम रख सके। ये नशिस्त जीती, ये जो शहर की सीट सी 88 में सूबाई भी जीती और कौमी भी जीती, जब जमात इस्लामी और मियाँ नवाज शरीफ दोनों इकट्ठे थे। कई और पार्टियां भी थीं और ये चीफ मिनिस्टर भी थे एक्टिंग, और ऊपर जनरल जो है वो नया नया दुनिया से गया था और बड़े ये मजबूत हालत में बैठे थे। असाक खान इनको सपोर्ट कर रहा था। इसके बावजूद जो है शहर की नशिस्तें दोनों मैंने अकेले ने इनसे जीती।
ये जब 1990 के इलेक्शन मियाँ शहबाज शरीफ का मुझसे मुकाबला हुआ तो इस दौरान ये जो हम तो आपका ख्याल है ये हमसे लड़ते रहे हैं सीटें, नो, हमसे तो ये एजेंसियां लड़ती रही हैं, स्टेट मशीनरी हमारा मुकाबला करती रही है। हम जो सीटें लूज करते रहे हैं हमें तो मार किया गया। अब तो एजेंसियां इनके खिलाफ हैं। अभी तो देखें, अभी खुद तो मियां आने साहब वाले कहते हैं इलेक्शन जी, आएंगे, इमरान खान को लॉन्च कर दिया है हमारे ऊपर। तो ये देखें 1-1 लाख वोट जो है पिछले इंतखाबात में ये डिलीट हुआ है। नादरा ने ये जो डिलीट किया है 1-1 लाख वोट 1-1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जैसे निकला है। इनका ही होगा ना, और हमने कहाँ दर्ज करने थे, हम तो मुसीबतों में रहे। हाँ, हम तो हर दौर में ही हमें एक प्रेशर में रखा गया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी मैं तो कह दी रहा था या मैं 10 साल केसों का मुकाबला किया। तो इस तरह से ये जो वोट दर्ज थे वो तो इन लोगों ने दर्ज कराए थे ना, जिसको ये इस्तेमाल करते रहे हैं, और फिर करते भी जो रियासती मशीनरी की मदद से रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गरीब कारकुनों ने, मेरे जैसे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इन पैसे वालों का, कारखाने वालों का मुकाबला किया रियासती मशीनरी समेत, फिर भी जीते। अगर गाली भी है तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। माशाल्लाह जरदारी साहब ने 4-5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। इस वक्त सारा जोर जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर भी है, सारा कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन आपको काफ़ी मौका भी मिला है, हुकूमत के अंदर इतनी से देर से बैठे हैं। आप क्या नक्शा देखते हैं अगले इलेक्शन में? अगले इलेक्शन में क्या नक्शा देखते हैं? क्यों पंजाब के अंदर खास ये तौर बता दूं तो कि जो मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार मुश्किल जो है मुल्क बचाया है। जरदारी साहब ने ये बड़ी हिम्मत की है कि पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान को कायम रखा है। बहुत बुरी हालत थी, और फिर सूबाई हकूक़ भी दिए, वफाक को भी कायम रखा। बुरी हालत थी है? बुरी हालत अभी भी है। अभी भी जो इकॉनमी की हालत है, वो आपके जो वसाइल हैं मुल्क के वो इतने कम हैं, और बढ़ती हुई आबादी, और जो उसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेल्टिंग के जो असरात पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन जो आया है, ये तो सारी जमातों को चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ इक़्तिदार में तो शिरकत की, लेकिन अवाम के जो मसाइल हल करना चाहिए थे वो हमारे साथ बैठ के नहीं किए उन्होंने। ये तो बोझ हम पे छोड़ के तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने कल कहा टेक्सला की रैली में कि जी हमें बेनज़ीर मोहतरमा शहीद से साइन किया COD, और बाद में जरदारी साहब ने उसकी लेटर इन स्पिरिट पे अमल नहीं किया, बल्कि उसकी बेसिस पे हमें धोखा दिया। अच्छा, तो हम क्यों कोऑपरेट करें उनके साथ? मैं इस बात को जो है ना, मैं तरीक़ी तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं कही उन्होंने। मैं आपको ये बात, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, मैं आई वाज देयर, और उसके 3-4 दिन बाद ही इन्होंने APDM वहाँ पे बना दी, अपना एक अलग अलायंस जो है की मस्जिद अलग जी 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी कर दी। 1-2-3 दिन में। आप कहते हैं कि किन्होंने वफा की, वफा तो इन्होंने नहीं की, और फिर लिखा हुआ दहशत की है मियां नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पे, और ये कहा कि जो कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आए या जो कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको कोई पार्टी जो है वो तहरीक के ज़रिए या ताकत के ज़रिए जो है वो इक़्तिदार से अलग करने के लिए कोशिश नहीं करेगी। तो ये जो मसल पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, और ये जो तहरीक की बातें शुरू कर दी है, और एक प्रैक्टिकल मूवमेंट शुरू कर दी है। बदर साहब, इस मौजू पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब हम ब्रेक पे जाते हैं, अभी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक। परवेज़ मलिक साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब वेलकम। मलिक साहब, ये भी जहांगीर बदर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि COD की मियाँ साहब ने गिला किया ना कि उसको ऑनर नहीं किया जरदारी साहब ने। इनका ख्याल मुख्तलिफ है कि ये COD तो उस वक्त जब साइन हुई थी तो 2 दिन बाद APDM बन गई थी, और उनका बिल्कुल मुख्तलिफ ये राय है कि PMLN ने इसकी स्पिरिट पे अमल नहीं किया। देखें, वो सही चलती रही तब तक जब तक वो जजेस का इशू नहीं आ गया। आपको याद होगा कि जजेस के इशू पे
डिफरेंस शुरू हुआ। हम तो बल्कि वजारतों में भी इकट्ठे हो गए इनके साथ, जब वजारतों में भी आ गए वहाँ तक COD की स्पिरिट चलती रही। फिर जब ये जजेस का इशू आया, जब जजों को बहाल करने की आया, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं इनको कर दूंगा, 2 दिन में रीइंस्टेट हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। फिर वहाँ अगर डिफरेंस हुआ और पार्टिंग लाइन तब बनी जब हम वजारतों से हटे। उस वक्त तक तो चलता रहा, कोई डिफरेंस नहीं था। वजारतों में तो बहुत पहले नहीं अटके थे आप? नहीं नहीं जुडिशरी की बहाली से? आई डोंट नो, मैं शायद मिक्स कर गया हूँ। बहरहाल इशू जजेस के इशू पे आ गया ना, तो मेजर डिपार्चर आया था। नहीं, लेकिन उसमें मलिक साहब ये बात है ना कि जब आप वजारतों से अलग हो गए तो वो जो एक स्पिरिट थी वो तो ख़त्म हो गई ना, जो COD की है। नहीं देखिए, उसके बाद हमने इनको, याद होगा आपको, 10 पॉइंट भी दिए। जब हम फ़र्क पड़ रहा था कि 10 पॉइंट एजेंडा भी दे दिया कि ये 10 पॉइंट है, आप इन पे आ जाइए। वो सारे माशी किस्म के थे कि जिससे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, और फिर वो उससे हटते हटते वो भी 10 पॉइंट का एक टाइम लाइन दिया गया, वो भी ना हुआ। तो उसके बाद हमने अपने आप को, क्योंकि अब मलिक साहब ये बहुत ज़्यादा लोगों में एक किस्म की खदशात हैं, और अक्सर मीडिया पे आपने देखा होगा और ये यूज़ होता है फ्रेज़ कि 90 की महाजराई वापस आ गई। उसमें जब 90 की महाजराई कहते हैं तो वो याद है आपको 58 भी होती थी। जी। सदर किसी हुकूमत को चलता कर देता था, या फौजी आमिर जिस तरह मुशर्रफ साहब थे वो आके कहते थे मेरे अजीज़ हमवतनों अस्सलाम अलैकुम। तो उनको लगता है कि ये जो 90 की दहाई में नतीजा निकला था ये सिस्टम के लिए तबाहकुन साबित होगा। हम सब देखें, हमने पूरा कॉपरेट किया, सिस्टम को बचाने के लिए चलते रहे, मगर अब इस हद तक बातें चली गई हैं आपके सामने। ये एक इशू नहीं है, करप्शन है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, गवर्नेंस पुअर है, करप्शन के जो मेगा स्कैंडल्स हैं आपके सामने, केमिकल्स के हैं, हज के हैं, और मतलब यू नेम एनीथिंग उसमें स्कैंडल ही स्कैंडल्स हैं। ये सब कुछ आकर फिर आवाम का, एक्चुअली तो आवाम के राइट्स या उनके जो चीज़ें हैं उन पर सारा नज़ला तो उन पर गिर रहा है, जिसकी वजह से फिर हम अभी भी जो इशू हुआ है वो एक जजमेंट पे आगे हुआ ना इशू। हमने एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल के बात की है, कोई इसमें हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है। इनका ही वज़ीर आज़म बनना है दोबारा। हम तो यही कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब अब ही इज़ नो मोर ए प्राइम मिनिस्टर, सो काइंडली इसको विड्रॉ करें, और इनको जो भी एक प्रोसीजर है उसके तहत उसको दोबारा इलेक्शन हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको दोबारा मौका दिया जाए, वो इनका ही बनेगा। आप क्या कहेंगे इस पे जो ये कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ एक वज़ीर आज़म बदलने के लिए किया है, आप अपना कोई और ले आए वज़ीर आज़म। लेकिन साथ ही वो करप्शन वाले मसले पे मियाँ साहब ने कल भी कहा कि ये दोनों जो हैं मुल्की मफाद में नहीं, और शहबाज शरीफ साहब तो बहुत आगे जाते हैं इस मामले में। मलिक साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे अंदाज में बातें कर रहे हैं। बात अच्छे तो सब हैं, गुड मैन। बात ये है कि देखें, आपने ये जो बात की है कि 90 की मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं, 90 की मुहाजराई की तरफ नहीं जा रहे, 77 की मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं। वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक है। आप देखें कि 77 की मुहाजराई में जो कुव्वतें जो जनरल जिया के साथ थी, इसमें मियाँ नवाज शरीफ पेश थे, उसी वक्त ही पॉलिटिक्स में आए हैं ना। उससे पहले तो पॉलिटिक्स में ऐसे इतने निशान के तौर पर अगर किसी जगह पार्टिसिपेशन है भी, तो उस वक्त भी ये डिमांड कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म है उसको जो है ना फांसी दी जाए, उसको कत्ल किया जाए। अभी भी वो शरीफ बरादर कहते हैं कि भाटी के चौक में फांसी देंगे। क्या सबक हासिल किया तारीख से? अभी भी वहाँ चले गए हैं। ऐसे ही है जैसे कि पढ़ लगे और वहाँ चले गए हों, या ज़हनी तौर पर मौजूद ही वहीं थे। ऐसे ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्यों मलिक साहब को ऐसा प्रोग्राम है फांसी शांसी देने का? कोई ये फांसी का मतलब तो यही है ना कि एक्सपोज करना, जान छुड़ाना। ये बार बार ये कौम पे एक बोझ बनता जा रहा है इस सारे मामलात पे। ये सारे इशू आप बताएं। आज गरीब की जिंदगी कितनी अच्छी फांसी की डेफिनेशन की है। फांसी की हालांकि डेफिनेशन नहीं है, ये मलिक साहब की डिक्शनरी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सर फांसी हमने नहीं देनी। फांसी अवाम खुदा ना खास्ता वो गिरबान पकड़ेगी। यहाँ कोई ऐसा केस या वैसे मामला, तो हमारी मुराद तो यही है कि आज अवाम के हालात ख़राब हैं, आज अवाम परेशान है, अवाम पिस गई है, अवाम झूठ और सच फरेब कर करके। आपकी इतला के लिए बदर साहब, मैंने ये तो बात ठीक है कि वो जिस तरह गिलानी साहब ने कहा, मुझे भी बाज़ पहले यही लगता था कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब यूसुफ गिलानी साहब को नहीं मानते। तो मेरी हाल ही में गुफ्तगू भी हुई मियाँ साहब से, तो मुझे ये बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि उन्होंने
शहबाज शरीफ साहब को मना किया